हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं निखिल उपाध्याय और मैं ये आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप रेगुलरली टच में रहें और जो भी वीडियोस जैसे जैसे रिलीज हो रहे हैं वो आपको देखने को पढ़ने को मिलते रहें। ऑलराइट, चलिए तो आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम एक्चुअली उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन करने वाले हैं जो पिछली बारी हमने रिलीज किया था क्लास 9th के लिए। क्लास 9th बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है वो आप सबको पता है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया था। वो था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो वही जो सेल है इसके बारे में मोर और लेस जितनी भी बेसिक बातें थी वो हमने पढ़ ली थी, जान ली थी। अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उसके जो 3 बेसिक पार्ट्स आपको बताए गए थे, अगर आपको याद होगा क्विकली अपने मन में रिवाइज कीजिए। मैंने आपको बताया था कि बेसिक पार्ट सेल के कौन कौन से थे। तो एक था सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक था साइटोप्लाज्म और एक था न्यूक्लियस, है ना। ये तीनों ही हमने बताया था कि ये बेसिक पार्ट हैं किसी भी सेल के, बिकॉज ये चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, एनी काइंड ऑफ सेल हो, ये चीजें तो रहेंगी ही रहेंगी। इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग काम करने वाले जो यूनिट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। उन सेल ऑर्गेनल्स को भी हमको पढ़ना है ना। उन सेल ऑर्गेनल्स को भी पढ़ना है, जैसे कि हमें पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें पढ़ना है गोल्जी अपैरेटस, हमें पढ़ना है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स। ये सारे हमें सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। सेल ऑर्गेनल्स यानी वो यूनिट्स जो इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हो सकते हैं जो कि चलो प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में नहीं, या एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में नहीं। वैसे तो ज्यादातर दोनों में होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसा है जो इसमें है या उसमें नहीं, तो उसमें है तो इसमें नहीं। लेकिन ये जो बेसिक पार्ट्स हैं ये तो किसी भी सेल में रहेंगे, है ना, इसीलिए तो इनको बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल कहा गया है। तो हमें इसका फंक्शंस, डिटेलिंग सारा कुछ जानना है और उन सेल ऑर्गेनल्स को भी एक एक करके पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले बात आती है किसकी? सबसे पहले बात आती है साइटोप्लाज्म की? नहीं। न्यूक्लियस? नहीं। सबसे पहले बात आती है सेल मेम्ब्रेन, या जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सीएम या पीएम, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए हमको याद होगा कि इस तरीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था कि सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है और एक कवरिंग इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन है ना। तो सही बात है, इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन है, तो हम ये बोलेंगे कि इट इज द इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन। ये वो इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन है विदिन विच, जिसमें ऑल द सेलुलर components of a cell are placed। कह सकते हैं ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये वो इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन है जिसके भीतर में ही सारे सेल के सारा मटेरियल इसी के भीतर तो अरेंज्ड प्लेस्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, ये जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर में।
तो ये आउटर मोस्ट इंक्लोजिंग मेम्ब्रेन हो गया। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे आप हमारी सीरीज का जब 11th के वीडियोस देखेंगे, जब वहां पर सेल को पढ़ रहे होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां से कई गुना ज्यादा डिटेलिंग पढ़ना है। वहां हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो है उसका अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉडल डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया है। एक वेरी नोन वेल एक्सेप्टेड मॉडल बोलता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो का एक ट्राई लैमिनर मॉडल है। उस ट्राई लैमिनर मॉडल में आपको कहा जाता है कि आप प्रोटीन और लिपिड्स का जो है लेयर्स बिछा हुआ है, यानी दो प्रोटीन के लेयर के बीच में एक लिपिड का मेम्ब्रेन है, और ऐसा ट्राई लैमिनर मेम्ब्रेन मॉडल बताया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स बताए गए हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, बट वो हायर क्लासेस की बात है। हाँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एटलीस्ट ये जानना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग काइंड ऑफ मॉडल्स सुझाए गए हैं कि इस तरीके से होता है, उस तरीके से होता है। बट एक बात जो कॉमन है, जो सबको पता है, जो वेल नोन फैक्ट है कि चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज से बना होगा, किस चीज से बना होता है, तो प्रोटीन्स और लिपिड्स से, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेम द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है। ऑलराइट, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम, ये तो डेफिनेशन में हमने बोल दिया कि ये इनक्लोजिव मेम्ब्रेन है जिसके भीतर सारे सेलुलर अपैरेटस, सारे सेलुलर जो कंपोनेंट्स हैं वो भरे हुए हैं, रखे हुए हैं। इसका एक बेसिक काम ये हम कह सकते हैं ना, कोई भी चीज को जो बाहर से सेल में आना है, या कोई खराब हो चुका चीज है जिसको अंदर से बाहर जाना हो, या अच्छाई चीज क्यों ना, मतलब चीजों को जो आना जाना है सेल के अक्रॉस, तो वो कैसे आ जाएगा, इसी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही तो आ जाएगा ना। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक तरह से किस चीज में हेल्प कर रहा है, बाहर से चीजों को अंदर आने में, अंदर से चीजों को बाहर जाने में, यानी इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प कर रहा है। दूसरी बात, इसका जैसा स्ट्रक्चरल डिजाइन होगा उसी के बेसिस पर वो ओवरऑल सेल का भी शेप भी डिफाइन होता है। तो हम फंक्शन में ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो समहाउ प्रोवाइड्स द, और रादर हम ये बोले कि टू सम एक्सटेंट इट प्रोवाइड्स द शेप ऑफ द सेल, बट मेन फंक्शन हो गया कि इट हेल्प्स इन द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल। तो अब एक बारी आती है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कोई भी चीज आराम से बेरोक टोक बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आ जा सकेंगे क्या? नहीं। अगर कोई ऐसा मटेरियल होता जिसके थ्रू कोई भी चीज बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आ जा सकती बिना किसी रोक टोक के, तो उस तरीके के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कि वो परमिएबल है, हर चीज को परमिट कर देता है, तो परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी परमिट करता है, लेकिन हर चीज को नहीं, सेल के जरूरत के हिसाब से चीजों को आने जाने देता है, कुछ चुनिंदा आइटम्स को, सिलेक्टेड आइटम्स को। और इसलिए हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं नेचर के हिसाब से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? कि ये हर चीज को नहीं अलाउ कर रहा है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने जाने, कुछ चुनिंदा चीजों को, सिलेक्टेड आइटम्स को, जिसकी जरूरत है उसको आने देता है, जिसकी जरूरत है उसको रोक देता है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको रोक देता है, यानी कि सिलेक्टेड आइटम्स के इन एंड आउट मूवमेंट को ये अलाउ करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे से बना है, प्रोटीन एंड लिपिड से। डेफिनेशन वाइज ये बात हो गई है ना। इसके अलावा तो और फंक्शन हमसे पूछा जाएगा, तो फंक्शन में क्या बोलेंगे, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, और मेन इट हेल्प्स इन द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। फंक्शन नंबर 1 क्या बोलेंगे, इट हेल्प्स इन द इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ substances across the cell,
सेल में चीजों का आना जाना ये अलाउ करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के थ्रू होके चीजें आती जाती हैं। और दूसरा फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, और हम ज्यादा क्लियरली बोले तो ये बोलेंगे इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल टू सम एक्सटेंट। ये भी एक फंक्शन हो गया। इसके डेफिनेशन में जो बात है उसको भी एज अ फंक्शन में बता सकते हैं कि चलो इनक्लोजिंग मेम्ब्रेन है, यही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो सेल का जो एक बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वही खत्म हो जाएगा ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहा तो सारे ऑर्गेनल्स इधर उधर बिखर जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म निकल जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी चीजों का आना जाना होता है वो चीजें किस प्रोसेस के थ्रू आती जाती हैं? चलिए ये हमने बोल दिया गया कि हाँ सिलेक्टेड चीजों का ही आना जाना होता है, लेकिन वो सिलेक्टेड आइटम्स भी किस प्रोसेस के थ्रू आती जाती हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन कहता है कि द मूवमेंट ऑफ substances, the movement of substances, कहां से कहां? From high concentration, from high concentration to low concentration is called diffusion। यानी कि एक ही चीज दो नियर बाई प्लेसेस में वेरी करे। वेरी करे किस चीज में? अपने कंसंट्रेशन में या प्रेशर में। कि एक जगह ज्यादा हो एक जगह कम हो तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से कम की तरफ आ जाएगा। हम इसको और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इस ये जो हमने लिखा ना कि द मूवमेंट, तो उसके बीच में चलो हम एक और वर्ड ऐड कर देते हैं जिससे चीजें जो है और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस क्यों हमने ऐड किया? क्योंकि ये जो मूवमेंट होगा ना हाई से लो, ये इस मूवमेंट को कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है, खुद से ऑटोमेटिकली चीजें आ जा रही हैं स्पॉन्टेनियसली। इसलिए हमने लिखा कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कहां से कहा? फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, जहां वो ज्यादा है वहां से जहां वो कम है उसकी तरफ। ठीक है, तो गैसेस का जब ये आना जाना होता है कि मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था इसके अक्रॉस कोई भी गैसेस का आना जाना हो रहा था ना, जैसे कि ऑक्सीजन का आना जाना हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना हो रहा है, यानी कोई गैसेस का आना जाना हो रहा है, तो गैसेस चीजों का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन आना जाना, तब तक तो इसको हम लोग डिफ्यूजन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन बोल रहे हैं। इसी तरीके का आना जाना जब वाटर का हो, फ्लूइड का हो, तो वो भी डिफ्यूजन ही है। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, इट ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। लेकिन तब उस डिफ्यूजन को हम एक स्पेशलाइज्ड नाम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन, बट किसका? वाटर का। एंड ऑफ व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू ए लो कंसेंट्रेटेड एरिया रीजन, देन इट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस किसी सेल में जो होता है, इसी चीज के बेसिस पर 3 तरह के सॉल्यूशन के बारे में हमको बताया गया है, जो जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और उन सॉल्यूशंस में जब किसी सेल को प्लेस करते हैं तो सेल पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी आपको क्लियर होगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूं कि हमने 3 बीकर ले लिया, ठीक है, तीनों ही बीकर में कोई हमने एक जैसा सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, पानी में कुछ भी शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो सॉल्यूशन बन गया ना, है ना। तो वो हमने कोई सॉल्यूशन तैयार किया, 3 बीकर में प्लेस कर दिया। लेकिन क्या है, और तीनों ही बीकर में हमने एक एक सेल को भी प्लेस किया, ठीक, एक जैसे सेल्स को प्लेस किया। थोड़े समय बाद हमने इसमें से एक सेल निकाला, इसमें से भी वो वाला सेल निकाला और इसमें से भी सेल निकाला।
हमने देखा कि इस वाले बीकर में से जो सेल है वो जब बाहर आया ना, तो वो अपने साइज से बड़ा होकर बाहर आया। जितना बड़ा डाला था कुछ समय बाद वो उससे बड़ा होकर निकल रहा है। इस वाले में जब हमने डाल के निकाला कुछ टाइम के बाद, तो हमने देखा कि इसमें से जो है सेल पहले से भी छोटा होके निकल रहा है। पहले जितना बड़ा था उससे छोटा साइज का हो गया। और इस वाले में क्या हुआ, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा निकला, कोई साइज का अंतर ही नहीं आया। तीनों में सोल्यूशन सेम, तीनों में सेल सेम, लेकिन इसमें हमने देखा सेल का साइज बड़ा हो गया, इसमें छोटा हो गया, इसमें जो है वो सेम ही रहा। यानी बेसिकली इसमें सेल जो है वो स्वेल कर गया। क्या कर गया, इसमें सेल स्वेल कर गया, इसमें सेल श्रिंक कर गया। इस वाले केस में नो चेंज, ना स्वेल ना श्रिंक। कोई तो रीजन होगा क्यों एक में स्वेल, एक में श्रिंक, एक में कोई चेंज नहीं है। तो वो रीजन है वही जो अभी हमने पढ़ा, ऑस्मोसिस। चाहे जो भी इफेक्ट आया वो इफेक्ट आया बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। क्या भाई, क्या है कि सेल में के अंदर भी वाटर है, ठीक है। इस वाले सॉल्यूशन में क्या था कि इस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। किसकी तुलना में, उस वाटर के अमाउंट की तुलना में जो इसमें डाले गए सेल के भीतर है। यानी इस सेल में जो पानी है वो ज्यादा है कि कम, कम, और सॉल्यूशन में ज्यादा है कि कम, ज्यादा। तो अभी हमने देखा कि दो नियर बाई प्लेसेस में वाटर जब वेरी करे अपने कंसंट्रेशन में, तो वो ज्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली जाएगा, यानी ऑस्मोसिस होगा। यानी कहां से कहां जाएगा, तो फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल, यानी द सेल विल गेन वाटर एंड ऑब्वियसली देन इट विल स्वेल अप। इस वाले केस में सॉल्यूशन में पानी का अमाउंट कम रखा था हमने देन कि इसमें डाले गए सेल में। यानी यहां पर सेल में पानी का अमाउंट ज्यादा था और इस सॉल्यूशन में पानी का अमाउंट कम था। तो अब की बार ज्यादा से कम, फिर ज्यादा से कम ही जाना है, लेकिन ज्यादा कहां है, सेल में। यानी सेल से पानी निकल निकल के सॉल्यूशन में जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो जैसे जैसे ये अपना वाटर लूज करेगा वैसे वैसे इसका साइज छोटा होता चले जाएगा, यानी श्रिंक कर जाएगा। इस वाले केस में सॉल्यूशन में जितना वाटर का अमाउंट था ना, इसमें अंदर डाले गए सेल में भी उतना ही वाटर था। तो यानी वाटर का कंसंट्रेशन सेल में भी उतना, सॉल्यूशन में भी उतना, दोनों में बराबर। तो जितना सेल से सॉल्यूशन में गया उतना ही सॉल्यूशन से सेल में गया जा रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं आया उसके साइज में, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, जो कि हाईली डाइल्यूट है, पानी का अमाउंट जिसमें ज्यादा है, जिसमें डालने के बाद सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, ऐसे वाले सॉल्यूशन का नाम क्या है, ये है हमारा सॉल्यूशन का टाइप नंबर 1, जिसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन नंबर 2 का टाइप का नाम क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसमें कोई चेंज नहीं आया था, ये सॉल्यूशन का जो पॉइंट टाइप नंबर 3 है, इसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 तरह का सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक कैसा सॉल्यूशन है, हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी जिसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा और उसमें जब सेल को डालते हैं तो सेल क्या होता है, स्वेल कर जाता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसमें वाटर का अमाउंट कम है। और जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेम है किसकी तुलना में, जितने कि उसमें जो सेल डाला गया उसमें जो वाटर है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर उस सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज हमसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी लेस डाइल्यूट, तो वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका कंसंट्रेशन सेम हो
as that of the cell incorporated in it. That kind of solution is isotonic solution. What happens to a cell when it is placed in these kind of solutions? So when it is placed in a hypertonic solution, the cell swells. When it is placed in a hypertonic solution, it shrinks. And when it is placed in an isotonic solution, it observes no change. अब आपको सॉल्यूशन का नाम देके सेल की टेंडेंसी पूछा जाए या सेल की टेंडेंसी देके सॉल्यूशन का नाम पूछा जाए, आप बता सकते हो? आपसे बाय द वे ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि अ सेल व्हेन प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन X swells up. Which kind of solution is X? तो क्या होगा? तो स्वेल कर रहा है यानी किसमें? हाइपोटोनिक. या उल्टा आपसे पूछा जाए कि when a cell is placed in a hypertonic solution, then what will happen to the cell? It will shrink. तो दोनों तरफ से पूछा जाए, आप बता सकते हो? तो 3 तरह का सॉल्यूशंस हमने देख लिया, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. लेकिन इस तीनों तरह के सॉल्यूशन में जो इवेंट हो रहा था कि सेल स्वेल कर रहा था, श्रिंक कर रहा था, कोई नहीं आता, ये हो क्यों रहा था? बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व था ऑस्मोसिस का, यानी वाटर का मूवमेंट हो रहा था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, है ना. और जब ऐसा ही मूवमेंट कोई गैसियस एलिमेंट का हो तो फिर हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन. तो हमें बता दिया गया कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो जो भी चीजों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आना जाना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आती जाती हैं चीजें, जो कि हर चीज नहीं, सिलेक्टिव चीजें ही, वो डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके डिटेलिंग, उसके सारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन वगैरह, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब हमने देख लिया. कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट, चलिए. तो हमें पहला जो अपना बेसिक पार्ट था वो हमने देख लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्म में. दूसरा जो बेसिक पार्ट है उसका एक आइडिया ले लेते हैं. दूसरा बेसिक पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बारे में बोलेंगे कि द रीजन वो जगह विदिन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर का वो जगह which contains specialized units of cell, है ना. और इसको और अच्छा बनाने के लिए क्या दोगे? द फ्लूइड रीजन, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है. साइटोप्लाज्म वाले रीजन में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसी में सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं. उस फ्लूइड का कोई नाम? बिल्कुल, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म. इसमें ही जो है सारे सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं. वही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल वगैरह अपना अपना काम करते हैं. तो वही हमने लिख दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर का वो रीजन जिसके अंदर अलग अलग काम करने वाले स्पेशलाइज्ड यूनिट रहते हैं सेल के, उसी फ्लूइड रीजन का, उस जगह का नाम है साइटोप्लाज्म. इसमें इतना ही जानना था. साइटोप्लाज्म में अलग अलग काम करने वाले वो जो जिनको हम स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बोल रहे हैं, उनको इन टोटलिटी क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. जिनके की टाइप्स आपको पता है, उनको भी हमको एक एक करके देखना है. ठीक है, तो यहां तक की बातें हो गई. जो तीसरा बेसिक पार्ट है वो है न्यूक्लियस. वो उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग और हमको पढ़ना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो आपको और हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इन दोनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग पढ़ना है. वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ना सिर्फ वो देखेंगे बल्कि न्यूक्लियस के साथ साथ और भी बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको भी एक एक करके हम लोग देखेंगे, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह. ठीक है ना. तो जिसका उनको देखेंगे हम लोग एक्सप्लेन किए हुए फॉर्म में, जिनकी बातें अभी तक के इन दोनों वीडियोस में नहीं हुई होंगी, जिनके बारे में ऑलरेडी बता दिया गया होगा, उनको वापस से रिपीट नहीं किया जाएगा. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जुड़े रहिए हर वीडियोस के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको सारे वीडियोस को जब आप कंटिन्यूएशन में देखेगा तो समझ में आएगा. किसी भी वीडियो को कभी स्किप करके नहीं देखिए, बिकॉज
कौन सी बात कब किसके कॉन्टेक्स्ट में कही गई होंगी ये आपको फिर समझ में नहीं आएगा या मुश्किल होगी समझना। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। या अगर आपको इस वीडियो में अच्छी लगी होंगी कुछ बातें, ये वीडियो आपको ओवरऑल अच्छा लगा होगा, तो आप बिल्कुल अपने कॉम्प्लीमेंट्स में दे सकते हैं वहां कमेंट बॉक्स में। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो ने आपके पर्पस को सॉल्व किया होगा तो। बाकी मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा हमेशा की तरह यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।